नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे और बहुत अभिनंदन करता हूं भी आप यहां पे पधारे हो और पढ़ रहे हो पॉलिटी। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी यानी राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर हमने मौलिक अधिकारों का जिक्र किया था पिछली क्लास के अंदर। याद होना चाहिए आपको, एक एक बात 2 मिनट लेते हैं क्योंकि रिविज़न करने में आपको क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा। पीछे वाली क्लास आपसे यहाँ लिंक हो जाएगी, कल आपने लेक्चर लगाया था, आज आप लगा रहे हो तो कई बार वो चीज़ें थोड़ी भूल जाते हैं, उसको दोबारा एक बार क्या कर लेते हैं आप, उसका रिवीजन थोड़ा सा हो जाएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है ना। हमने तो सुना था भी भाग 3 के अंदर, सुनो इस बात को, भाग 3 के अंदर हमें 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यानी भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, 12 से 35 मौलिक अधिकार है। इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्योंकि भारत का अधिकार पत्र कहा गया उन्हें। जिस प्रकार 1215 के अंदर जॉन सम्राट ने अपने कुछ नागरिकों को, ब्रिटेन के जॉन सम्राट थे, उन्होंने क्या दिया था, अपने नागरिकों को अधिकार दिए थे। उसी प्रकार के अधिकार हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर दिए गए, इसलिए इसको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। हमने फिर पढ़ा था भी 12 से 35 तक अनुच्छेद जो है उसके अंदर हमें 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में दिए गए। लेकिन आज की बात करें तो 6। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के अंदर इसको हटा के 1978 के अंदर 301 के अंदर डाल दिया गया है, जो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो अब कितने रह जाते हैं हमारे पास? 6 रह जाते हैं। तो 6 के बारे में हम पढ़ते हैं। 12 से 35 मौलिक अधिकार है, उसका संरक्षण कौन करता है, उनकी रक्षा कौन करता है, उसका हनन होता है या उसके पीछे उसके मौलिक अधिकार में कोई कटौती होती है, आपको कोई भी प्रकार का कोई व्यक्ति या आपको मतलब सरकार जो हनन करता है तो आप क्या जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे भी जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट भी। तो रक्षक है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में ऊंच नीच कर सकती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, हम मौलिक अधिकार का संविधान संशोधन के खिलाफ चुनौती दे सकते हैं न्यायालय के अंदर। यानी संसद कोई संविधान संशोधन कर दे और तो हमें चुनौती देनी है भी ये गलत है, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो भी ये गलत है और चुनौती दी सकती है कोई भी संविधान संशोधन को। ठीक है ना। और एक मूल आपका संविधान, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसका ढांचा हिल रहा है, तो भी आप न्यायालय के अंदर 2 केस के अंदर आप न्यायालय में संविधान संशोधन को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, यानी चुनौती दे सकते हो। ठीक है ना। एक तो मौलिक अधिकार में, एक मूल किसके अंदर है, मूल संविधान में कुछ ढांचा गड़बड़ा रहा है। तो क्लियर हुई बात। 12 हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 12 का जिक्र करते हैं हम, अनुच्छेदों के जिक्र करते हैं। जब हम अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं तो हमने एक पढ़ा था राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा के अंदर क्या था, इसके अंदर हमने पढ़ा था भी राज्य का मतलब यहाँ पे यूपी, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं है। इसका राज्य का मतलब, स्टेट का मतलब है भी राज्य के अंदर में जो पूरी केंद्र सरकार, संसद आती है आपकी, कार्यपालिका आती है आपकी, राज्य की विधायिका आती है आपकी, राज्य जो होता है राज्य के अंदर जो विधायिका वो आती है आपकी, राज्य की कार्यपालिका आती है। ठीक है। और राज्य के विभाग भी आते हैं इसके अंदर। ग्राम पंचायत भी राज्य के रूप में जानी जाती है जब बात आती है मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार के अंदर ग्राम पंचायत को भी राज्य माना गया है, नगर निगम को भी राज्य माना गया है, संसद को भी नगर क्या माना गया है, राज्य माना गया है। एनएम जो लोकसभा, राज्यसभा या सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा कोई भी चुना हुआ व्यक्ति क्या होता है, राज्य के बराबर कहलाता है, अनुच्छेद 12 के अनुसार। ठीक है। अनुच्छेद जब 13 का जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 13 का हमने जिक्र किया था पिछले वाले लेक्चर में, 13 का जिक्र करते हैं तो इसमें अल्पीकरण नाम आता है। एक अल्पीकरण का मतलब होता है कटौती। क्या नाम आता है इसमें? कटौती। यानी कोई भी ऐसा कानून सरकार बना नहीं सकती और न ही बना होना चाहिए, चाहे कानून पहले का हो चाहे अब बन रहा हो, उसके अंदर एक मेन चीज़ क्या होती है भी वो कानून रद्द हो जाएगा अपने आप, या अपने आप उसको जीरो समझा जाएगा, शून्य समझा जाएगा अगर क्या होता है वो मौलिक अधिकार की किसी प्रकार भी कटौती करता है। तो 13 के अंदर अल्पीकरण, कटौती, अल्प मतलब छोटा करना। अगर मौलिक अधिकारों के अंदर कोई भी छेड़छाड़ होती है किसी भी कानून से तो वो कानून जीरो, रद्द समझा जाता है। क्या समझा जाता है? रद्द समझा जाता है। चाहे वो संविधान बनने से पहले के कानून हो चाहे अब बनाए जाएं, तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। तो 13 क्या कहता है, ये देता है। ठीक है। और इसके आधार पे अगर कटौती होती है तो आप संरक्षण के लिए किस पे जा सकते हो, आपके संरक्षण के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है ना। तो 32 पढ़ेंगे आप आगे, अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचार
किस प्रकार से किए जा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था 14 से 18 में क्या दिया गया है, 18 से आगे क्या दिया गया, इस प्रकार से हमने आगे आगे जिक्र किया था। ठीक है, तो हम 14 से 18 की बात करते हैं, यानी अनुच्छेद 14 से 18 की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या बात करेंगे। 14 से 18 एक ही बात करते हैं हम, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, भी हमें संविधान के समक्ष किस प्रकार से समान समझा जाता है, समान हम किस प्रकार से हैं, क्या क्या हमें समानताओं का अधिकार मौलिक अधिकार में देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। हम यहाँ पर हमें 5 अनुच्छेद दिए गए, पांचों में अलग अलग जिक्र किया गया है हमें किस प्रकार से समान समझा जा सकता है। ठीक है, तो पांचों के अंदर अलग अलग चीज़ें क्या क्या दी हो सकती है। तो पहले में दिया हुआ कानून के समक्ष हम समान है, ठीक है ना। दूसरे में दिया है जाति लिंग भेद के अनुसार से हम समान हैं, ठीक है। और नौकरी के हिसाब से हम समान हैं, बताऊंगा मैं आपको, याद करने का तरीका है। ठीक है, छूत वाला काम उसका अंत कर दिया गया और उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हमें पढ़नी है। याद करने के लिए आपको याद कर लेना है भी 14 में क आया, 15 में ज आया और ये आया, यानी कजन ने छुआ। कजन ने किसको छुआ, कजन ने कोई उपाधि को छुआ, उपाधि को छुआ। ठीक है, कजन ने उपाधि को छुआ, समान रहने के लिए कजन ने क्या किया, उपाधि को छू लिया, है ना। तो इस प्रकार से याद किया जा सकता है। कानून के हिसाब से कैसे समान है, जातियों के हिसाब से समान कैसे है, नौकरी में किस प्रकार की समानताएं मिलती है, और उपाधियां और छुआछूत का अंत किस प्रकार से किया गया है, ये चीज़ें एक एक करके हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। तो आप याद कर सकते हो, जाति पहले कानून, उसके बाद जाति, उसके बाद नौकरी, उसके बाद छुआछूत, उसके बाद उपाधि। पहले कानून, दूसरे पे जाति, तीसरे पे नौकरी, चौथे पे क्या है आपका छुआछूत और 5वें उपाधि। क्लियर है, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 14 का जिक्र हम करते हैं। किसका जिक्र करेंगे, अनुच्छेद 14 का। 14 में क्या लिखा है, विधि। विधि को हम क्या बोलते हैं, कानून के समक्ष समानता। क्या कहता है, बात को समझनी है। बी, कानून के हिसाब से प्रत्येक नागरिक है ना देश का, प्रत्येक नागरिक समान है। प्रत्येक नागरिक समान होने का मतलब है यहाँ पे हर नागरिक जो भारत का नागरिक कहलाता है, ठीक है, या भारत का नागरिक कहलाता है, नागरिक कहलाता है। ठीक है, वो विदेशियों के लिए भी यह आपको पता ही होना चाहिए। कोई भी नागरिक है, वो भारत देश के अंदर कोई भी ऐसा काम करता है जो कानून के खिलाफ है, तो उस व्यक्ति को किसी भी आधार पे छूट नहीं दी जाती, उसको समान समझा जाएगा। समान का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने मान लो कत्ल कर दिया, वो किस जाति का है ऐसे देख के सज़ा नहीं दी जाएगी, वो किस धर्म का है देख के सज़ा नहीं दी जाएगी, उसका हाइट कैसी है सज़ा उसके हिसाब से नहीं दी जाएगी। सज़ा का मतलब कानून उसके लिए वही बना है, चाहे महिला कत्ल करे, चाहे पुरुष कत्ल करे, चाहे हिंदू कत्ल करे, चाहे मुस्लिम कत्ल करे, कोई भी व्यक्ति अगर कानून के साथ छेड़खानी करता है तो उसको बराबर सज़ा मिलती है। किसी भी व्यक्ति को अलग से सज़ा नहीं दी जा सकती, अलग से कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कानून सभी को देख के सभी को बराबर अधिकार देता है, सभी को बराबर बनाता है, यानी समान बनाता है। तो कानून के यानी 302 के साथ कत्ल करने पर वही सज़ा मिले, किसी को मारने की 307 के तहत किसी ने मारने की कोशिश की उसको वही सज़ा मिले, ठीक है। किसी ने 309 के तहत सुसाइड करने की कोशिश की उसको सबको वही सज़ा मिली। तो यानी वही सज़ा का मतलब यहाँ समझाने का मतलब ये था भी कानून के समक्ष सारे समान हैं, कुछ को छोड़ के। कुछ एक हैं जिनको एक विशेष सुविधा दी गई है, विशेष कानूनी अधिकार है। जैसे राष्ट्रपति आपने सुना होगा, भारत देश का राष्ट्रपति, भारत राज्य के राज्यपाल, ठीक है, और एमएलए हो गए जैसे आपके, उनको छूट है। एमपी हो गई, उनको अलग से कानून में कुछ छूट दी गई है, ठीक है। कुछ प्रकृति के आधार पे भी छूट दी जा सकती है, संतान के आधार पे भी छूट दी जा सकती है, ठीक है ना। भौगोलिक
परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति के आधार पे भी उसको छूट दी जा सकती है। ठीक है, वो अलग अलग जगह अलग अलग मैटर करता है। ठीक है, शिक्षा आयु के आधार पे भी कुछ है। शिक्षा आयु वो बहुत लंबा है, ये 14 छोटा थोड़ी ना है। आयु संपत्ति के आधार पे भी आपको अलग कानून देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो अपवाद है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल की हम बात करते हो तो इनको जब तक पद पर रहते हुए इनको कोई भी मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इनको सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इनको पता है राष्ट्रपति जो है अपने अधिकार का, राष्ट्रपति क्षमादान वाले अधिकार का 71 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार वो क्या कर सकता है, अपने आप को क्षमा कर सकता है ना। तो इसको रखा गया भी, आप जब तक राष्ट्रपति का पद है ना आपके पास, आपको कोई सज़ा नहीं दी, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने ऐसा कोई काम किया है जिसके कारण आपको सज़ा तो बनती है, ठीक है, कानून के हिसाब से, तो इसको क्या कर दिया जाएगा आगे। जैसे राष्ट्रपति का पद त्याग होगा इसका, या ये पद छोड़ दे या पूरा कार्यकाल हो जाए, तो इसको भी पेला जा सकता है। ठीक है ना, यानी कानून इसको भी सज़ा दे सकता है। क्लियर हुई बात। यानी पद के रह रहे हैं एमएलए एमपी, जैसे आपको ने पढ़ा होगा भी, जब स्तर होता है, स्तर से 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके बाद तो पेला जा सकता है। 41वें दिन है ना, कोई गलत काम करे तो जो कानून के दायरे में आता है भी, ये उसे किया तो कानून सबके लिए बराबर है। कानून सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आप किसी के दूसरे के को मतलब क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हो तो आपको सज़ा मिलती है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, इनको कुछ छूट दी गई है, किस आधार पे, तो मैंने बताया पद पे रहते गिरफ्तार नहीं हो सकते, इनको 40 दिन पहले 40 दिन के बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रकृति और भगवान स्थान के आधार पे भी कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनको मतलब क्या समझ लिया जाता है, अलग अलग तरीके से कानून के हिसाब से देखा जा सकता है। तो ये अपवाद हैं, लेकिन प्रत्येक नागरिक समान समझा जाएगा, ये बात कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 कहता है भैया, अनुच्छेद 15 क्या कहता है भी, लिंग धर्म, जाति, ठीक है, मूल वंश, और धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव लिखना था ना, नहीं किया जा सकता। यानी सभी जाति के कानून के हिसाब से, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी लिंग के, सब जन्म स्थान के, मूल वंश के लोग समान हैं। उनके साथ कोई भी भेदभाव जाति के आधार पे नहीं कर सकते आप भी, तो इस जाति का है तो इस, ठीक है, इस जाति का तो इस वंश का है भी। आपने अंग्रेज़ों का साथ दिया था उस टाइम में, आप मतलब घटिया जाति के हो, आप मूल वंश, यह इस वंश के, इस वंश ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था तो आप इस वंश के, उस आधार पे, यानी पहले जो भी था वो गया काम, अब आप उस पर भेदभाव नहीं कर सकते। आप किस वंश के हो, मुगल वंश के हो आप, ठीक है ना, आप मराठा वंश के हो, वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। जाति यानी कोई भी जाति, जाति का मतलब क्या है यहाँ पे, कास्ट है। कास्ट का मतलब कोई भी, किसी भी जाति का, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई जाट है, कोई बिश्नोई है, अलग अलग जगह कोई अलग अलग जातियों से, कोई हरिजन है, ठीक है, कोई वाल्मीकि है, तो इसके आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मान लो अब मैं ये कह दूं भी ये मार्कर है, मेरे को 50 रुपये में बेचना है, सीधी सी बात मैं कह दूं, और ये मार्कर उसको, अब आपसे पूछूं भी आपकी जाति क्या है, ब्राह्मण है, ले 20 रुपये का। आपकी जाति क्या है, वाल्मीकि है, आप पढ़ा नहीं सकते मान लो, ठीक है, आप कैसे पढ़ा पाओगे, आपको लो 70 रुपये का दूंगा, है ना। तो इस आधार पे, यानी जाति के आधार पे दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी जाति के, लिंग के आधार पे, एक महिला एक पुरुष है, उसके साथ दोनों को हाथ भेद हुआ भी, आप महिला हो आपको ये नहीं मिलेगा, आप पुरुष हो आपको ये नहीं मिलेगा, या आपको पुरुष को ये मिलेगा, महिला को ये नहीं मिलेगा। ठीक है ना। वैसे तो आज अभी तक मतलब पुरुष प्रधान ही है, ठीक है ना। मतलब होता क्या है इस चीज़ पे नहीं मैं कह रहा हूँ, क्या होता है प्रैक्टिकली क्या है इस चीज़ को हम नहीं कह रहे हैं। कानून में जब तक आप कुछ भी करो, मान लो लिंग के आधार पे आप क्या कर रहे हो, भेदभाव करते हो, लेकिन कानून जब तक पकड़ता नहीं है, सबूत नहीं मानता ना, सबूत आपके पास मिल जाए और आपने भेदभाव किया तो आपको सज़ा मिलेगी। समझे बात भी। संविधान के अनुसार हम
लिखा गया है भी आप आप बिहार के हो, आपको बिहारी कह दिया जाए, यूपी के हो, आप यूपी वालों को अलग नाम दे दिया जाए एक, ठीक है, उसके आधार पे आपको भेदभाव किया जाए भी हरियाणा वालों को ये दिया जाएगा, यूपी वालों को ये नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है बात? यानी जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और धर्म, हिंदू मुस्लिम के अंदर फ़र्क नहीं समझा जाएगा संविधान के अनुसार। तो संविधान के समक्ष ये भारत के नागरिक हैं और इनके आधार पे इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनके हिसाब से इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव होता है और आप पकड़े जाते हो तो क्या है, बख्शे नहीं जाओगे। क्लियर है? तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? ठीक है, इनके साथ है, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी पॉजिटिव देने के लिए कुछ प्रावधान है। प्रावधान क्या है? मतलब कुछ नीचे तबके के लोग हैं जिनके पास पहले सुविधाएं नहीं थी, उनके साथ इतना अत्याचार होता आ रहा था, उनको घर पे बैठने नहीं दिया जाता था, यहाँ पे चाय नहीं पीने दी जाती थी, किसी तालाब पे पानी नहीं पिया जाता, इस प्रकार के भेदभाव हैं और वो दब गए थे। उनको मतलब टैक्स ज़्यादा लिया जाता था, किसी प्रकार से उनको दबाया गया था, तो उनको ऊँचा उठाने के लिए उनको क्या किया गया, कुछ विशेष सुविधाएँ दी गई है। तो इस रूप में हम उसको क्या कह सकते हैं भी, ये अपवाद है। ठीक है, तो उनको बच्चे को, जैसे बच्चे व महिलाओं को अलग से छूट का प्रावधान है, महिला को प्रावधान दिया गया है। क्या दिया गया? जैसे महिला है और वो कुछ काम में सक्षम नहीं है तो उसको उसमें प्रावधान दिया जा सकता है, उसमें छूट दी जा सकती है। ठीक है ना? महिला के तो बच्चे के रूप में, बच्चे के रूप का मतलब क्या हुआ? बच्चा है। जैसे टिकट की बात कर लें यहाँ पर, मतलब महिला के रूप में या सीट स्पेशल दी जाती है, पुरुषों के लिए नहीं होती है सीट, पुरुषों के लिए, ये सीट महिलाओं के लिए। तो उनको मतलब ऊंचा उठाने के लिए, उनके साथ अत्याचार को रोकने के लिए उनको एक विशेष छूट भी दी जा सकती है। ये पॉजिटिव बात है, मतलब सकारात्मक रूप से। ठीक है, तो इसको कानून का हनन, जो क्या है, मौलिक अधिकार का हनन नहीं समझा जाता है ना। तो बच्चे को जैसे टिकट, आधी टिकट लगती है, छोटा बच्चा होता है 6 साल से, वो छोटा है, उसके टिकट लगती नहीं है मान लो, तो कह दीजिए तो मूल नागरिक ही है और मैं भी मूल नागरिक हूँ। ठीक है, नागरिक तो मैं भी हूँ, नागरिक ये भी है, इसकी पूरी सीट टिकट नहीं लगती तो मेरे को क्या कर दिया जाए, मेरे को भी उतनी टिकट देनी है। ठीक है, या इससे बराबर टिकट ली जाए, तो इस आधार पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते भी उसका है, क्योंकि उसको एक अलग से प्रावधान दिया गया है। किसके अंदर? 15 के अंदर। ठीक है ना? ABCD आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे। SC व ST को, यानी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? आरक्षण। कहाँ पर प्रवेश करने की बात आती है? यहाँ पे शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में। ठीक है ना? शिक्षण संस्थानों में शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए, इन लोगों को शिक्षा में शिक्षित करने के लिए इनको एक मतलब फीस में छूट दी जाती है आरक्षण के हिसाब से। ठीक है, तो इनको एक विशेष क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। ठीक है ना? तो शिक्षण संस्थानों में क्या दिया गया है? छूट दी जाएगी। कुछ SC व ST को अलग से प्रावधान है। ठीक है, कि एक विशेष प्रकार की छूटें यहाँ पे, और अलग अलग प्रकार की इतनी हमें पढ़नी नहीं है। ठीक है, और SC और ST को पदों पे भी क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। 15(6), ये तो अलग अलग बात है कि 15(1) के हिसाब से क्या है, पदों पर आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पे आरक्षण का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हो। ठीक है ना? आरक्षण का मतलब यहाँ पे ये है भी, संस्थान के अंदर आपको जाना है, किसी पद पे रहना है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की छूट दी जाती है, ताकि वो तबका जो है जिसको दबाया गया था, जिनको शोषण हुआ था, उनको ऊपर उठाया जा सके। भी कुछ जातियों के लोग आज भी आपने देखा ऊंची पदों पे बैठे हैं। ठीक है, और कुछ जातियों के लोग नीचे, तो उनको शिक्षित करने के लिए, क्योंकि बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, इसको पुश बैक किया जाता है ताकि ये किसी न किसी तरीके से ऊपर उठ सकें। ठीक है ना? तो ये इनके लिए अलग प्रावधान है, इसका किससे, इससे लेना देना नहीं होगा। भी जाति के आधार पे भेदभाव हो रहा है जी, जाति के आधार पे भेदभाव, SC ST को छूट मिल रही है जी, मौलिक अधिकार मेरा हनन हो रहा है जी। ठीक है ना? तो मैं भी जाऊँगा, मेरे से ज़्यादा फीस वसूली जा रही है जी, मैं कोर्ट जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि इनको स्पेशल आरक्षण दिया गया है उस प्रावधान के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 15 के अनुसार। ठीक है ना? अनुच्छेद 16 की बात जब हम करते हैं, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन, पब्लिक नियोजन, एम्प्लॉयमेंट, नियोजन के समक्ष समानता,
यहाँ पर कहाँ समान माना गया है, ठीक है। देखो इस चीज़ को मैं साफ कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। ये लो, ये लो, है ना। क्या कहते हैं, देखो ये अनुच्छेद क्या कहता है, लोक नियोजन का मतलब होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी, सीधा कह दो आप, नौकरी होता है इसका मतलब, ठीक है। नौकरी के अंदर सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, यानी लोक नियोजन के समक्ष अवसर की समानता, पूरा लिख लो, समक्ष अवसर की, ठीक है। तो इस आधार पे भी लोक नियोजन में प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक देश का नागरिक है, उसके लिए जो नौकरी पाने का शेड्यूल होगा, जो नौकरी पाने का प्रोसीजर होगा, जिस प्रकार से उसको नौकरी पाने का अवसर होगा, वो सभी को क्या है, समान दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भी आप इस जाति के लोग हो या इस महिला हो तो आपको वो नौकरी का अवसर नहीं मिलेगा, सबको नौकरी का अवसर मिलेगा। जितनी जिस हिसाब से पोस्ट बनाई गई है उस पोस्ट पे आप जा सकते हो, यानी यहाँ पर भी आपको लिंग भेद, जाति या किसी छोटे हाइट वगैरह को क्या नहीं दिया जाता, तो आप इस आधार पे भी क्या नहीं कर सकते, लोक नियोजन यानी नौकरी के अंदर भेदभाव नहीं कर सकते। सबको क्या समझा जाएगा, समान समझा जाएगा नौकरी के समक्ष, ठीक है। सबको नौकरी मिलेगी, है ना, सबको मिलेगी, सबको, आपको तो मिले ही मिलेगी, पक्का मिलेगी, तैयारी करते हो आप, ठीक है। यानी उसके लिए वो होगा, जैसे आप किसी टीचर लगने के लिए मान लो जेबीटी बीएड ज़रूरी है या किसी को नेट क्वालिफाई ज़रूरी है, तो उस राज्य में ऐसा कुछ नहीं होगा भी एससी का बंदा है या एसटी का बंदा है या ओबीसी का या जर्नल का है। भी जर्नल वाले के लिए तो नेट चाहिए और उसके लिए बीएड, टीचर बनने के लिए उसको बीएड चाहिए, दूसरे को बीएड नहीं चाहिए। इसको पहले क्वालिफ़िकेशन बराबर होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन पे कोई छूट नहीं दी जाएगी, है ना। क्वालिफ़िकेशन पे छूट दी जाती है, कोई छूट नहीं दी जाती। पेपर आपको देना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा पेपर, चाहे वो अंधा है, चाहे वो विकलांग है, चाहे वो स्वस्थ है, चाहे वो अस्वस्थ है, चाहे वो हाइट में लंबा है, जो पेपर उसको भी देना पड़ेगा। यानी समान प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। नौकरी में सबको समान समझा जाएगा, समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 कहता है। लेकिन यहाँ पे भी फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट जो क्या है वो देखो, यहाँ पे भी एससी व एसटी को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को भी आरक्षण, विशेष छूट दी जाती है। यानी इनके नंबर जो है उनको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। भी कम नंबर पे इनको स्पेशल सीट दी जाती है और 50% आरक्षण तक प्रावधान है, ठीक है ना। तो नंबर, तो राज्य को ये प्रावधान भी है, राज्य क्या कर सकता है, मिनिमल क्वालिफाई मार्क जो होते हैं, यानी कम से कम जो अंक है, कम से कम अंक उत्तीर्ण होने के लिए जो चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, उनको कम करने भी राज्य को एक छूट दी। राज्य का मतलब वो नहीं है यूपी, पंजाब, बिहार, राज्य का मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 के अंदर है ना। राज्य का मतलब भी राज्य सरकार, जिसमें विभाग जैसे एचएसएससी, एसएससी, ये क्या कर सकती है, छूट दे सकती है, उम्र में छूट दे सकती है, ठीक है ना। उनको कुछ अलग से छूट दी जा सकती है। एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है ताकि वो किसी न किसी तरीके से नौकरी पेशे में होकर अपने जो लाइफस्टाइल को सुधार सकें, किसी प्रकार से उनको रोजगार के ज़्यादा अवसर दिए जाएं। इस प्रकार से उनको क्या किया गया है, अलग से आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। और ये राज्य को एक प्रावधान दिया गया था भी, आप मिनिमम जो मार्क होते हैं ना, मिनिमम क्वालिफाई मार्क है, उसको कम कर सकते हो। ये जोड़ा गया था 82वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 में जोड़ा गया था। किसमें, 16 के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, अब उत्तीर्ण अंक है उनको कम कर सकते हो। जैसे 33% जर्नल को पास होने के लिए चाहिए किसी भी नौकरी के अंदर। अगर रेलवे के अंदर हम क्वालिफाइंग मार्क है, किसी को 40% दे दिया जाता है, किसी में 30% दे दिया जाता है, तो उनके एससी एसटी के कम किए जा सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क जर्नल से भी, ठीक है। और कम मेरिट पे भी वो नौकरी लग सकते हैं। ऐसा प्रावधान किसमें है, 16 के अंदर है। किसमें, 16 के अंदर। तो लोक नियोजन के समक्ष समानता जो है वो इसमें है, ठीक है। 16(4) के अंदर एससी व एसटी को आरक्षण का प्रावधान है। हमने पढ़ा कानून के समान समझा जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा जाति, लिंग, धर्म, वंश
ठीक है, जन्म स्थान के आधार पे भेद नहीं किया जाएगा और नौकरी में सबको समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 की बात आती है। अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का अंत। आप इस शब्द को सीधा लिख सकते हो, अनटचबिलिटी यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत, ठीक है। और इसका अंत कर दिया गया है। अंत करने का मतलब क्या है? यहाँ पे भी छुआछूत का अंत करने का मतलब क्या था? पहले क्या होता था भी, जो एक तबके के लोग होते थे, नीची जाति का लोग समझा, अछूत जाति का समझा जाता है उनको, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ पे कम है, अभी यहाँ पे अपने एरिया में जैसे बहुत कम है, लेकिन ये समझा अभी भी जाता है, ये नहीं है नहीं समझा जाता, ठीक है। लोगों के अंदर जैसे जैसे शिक्षा हो रही है, शहरों में कम हो गया है, ठीक है, जैसे जैसे मतलब लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें कम होती जा रही है ऑटोमेटिक। क्योंकि ये जो आपको पता ही है, एक ऐसी चीज़, आप जो पढ़ने वाले हैं या स्टूडेंट हैं, वो एक दूसरे के अंदर भेद नहीं समझते। गांव के अनपढ़ लोग अभी भी भेद समझते हैं, ठीक है, गांव के अनपढ़ लोग जो अभी भी भेद समझते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार की बातें। और जहाँ पर पिछड़ा एरिया थोड़ा सा मान लो, या जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, या जहाँ पर मतलब पढ़ाई की अभी भी है, जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वो उस साइड अभी भी जो मतलब उच्च जाति के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने घर आने से रोक देते हैं, ऐसा कुछ होता रहता है वहाँ पे। तो उस चीज़ को हटाने के लिए भी सरकार ने क्या किया, अभी इस चीज़ को हटाया जाए, नहीं तो ये लोग मतलब अब एक अपना इनका एक दायरा हो गया, उसके हिसाब से जी भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना, जी भी नहीं पाएंगे। अब कॉलेज में जाएंगे, कहेंगे तो नीची जाति का उधर बैठ जा, तू अच्छी जाति का तो इधर बैठ जा। इसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये बात हमने पीछे पढ़ ली। तो छुआछूत का अंत कर दिया गया, किसी को टच करते आप और इस आधार पे वो केस करते भी मेरे को ये छोटी जाति का है, उसने मेरे को छुआ कैसे। तो आप, अगर आपके पास सबूत है, आपके पास सबूत है और आप जाके उस पर केस कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसे कुछ छुआछूत का मीनिंग वहाँ पे नहीं आता। जैसे किसी को कोई बीमारी है, जैसे किसी को टीबी है, किसी को मतलब प्लेग है, किसी को कोरोना है, उसको मैं वो कहेगा मैं तो तेरे को छूऊंगा, ठीक है, मेरा छुआछूत का अंत हो गया है, मौलिक अधिकार है। तो इस आधार पे आप नहीं केस कर सकते, क्योंकि बीमारी है जो क्या कर सकती है, आपको छुआछूत की बीमारी यानी छूने से बीमारी लग सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको दूर भी कर सकते हो, ठीक है। अब कोई महिला है, उसको मतलब कोई कहे मैं तो टच करूँगा, तो भाई फड़ीड भी पड़ सकते हैं ना, ये थपेड़े भी लग सकते हैं, तो वहाँ पे आपका मौलिक अधिकार काम नहीं आता। वो तरीका अलग है आपका ना, वो तरीका अलग है। क्लियर हुई बात। तो छुआछूत कहाँ था, जैसे पहले क्या होता था, छुआछूत का मतलब ये भी नहीं है भी एक छूने से मतलब है, छुआछूत का मतलब अलग बातों से भी है। जैसे गाँव के अंदर तालाब होता था, कुआं होता था, या कहीं पे भी कुआं होता था, वहाँ पे क्या होता था भी यहाँ ब्राह्मण पानी भरेंगे, या राजपूत पानी भरेंगे, या ये पानी भरेंगे, यहाँ पे नीची जाति के लोग पानी भरेंगे, ऐसा कुछ कहा जाता था, है ना। उस कुएं पे उनका आने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का ऐसा अधिकार नहीं था। तो ऐसा मतलब अधिकार तो क्या नहीं था, मतलब गांव के लोगों ने परंपराएं बना रखी थी, है ना, शहर के लोगों ने परंपराएं। तो उस परंपराओं को तोड़ने के लिए भी कोई भी कुआं है सार्वजनिक है, ठीक है ना। सार्वजनिक का मतलब वो सभी जनता के लिए बनाया गया है, संविधान के अनुसार सभी सारे नागरिकों के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पे कोई भी आके कुछ भी करेगा, पानी भरेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई तालाब है तो उसको यूज़ करेंगे, गांव वाले सारे यूज़ करेंगे, उसके अंदर जाति के आधार पे आप किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है ना। जाति धर्म के आधार पे आप नहीं रोक सकते। कोई सार्वजनिक चीज़ को आप प्रयोग करने से किसी भी जाति को नहीं रोक सकते। तो छुआछूत का मतलब ये होता है कि सार्वजनिक चीज़ों के अंदर आप छूने से भी, ये तूने पानी का गिलास छुआ कैसे, ऐसे किसी को नहीं कहा जा सकता। तो छुआछूत का अंत कर दिया सर। अगर ऐसा करता, प्रैक्टिकली रूप से अभी भी होता है, मैं कहता हूँ, ठीक है, लेकिन बहस नहीं करते आप इस बात पे, ठीक है। छुआछूत का अंत, अगर इस हिसाब से कोई भी दोषी पाया जाता है ना, ठीक है ना, अगर उसने ये मान के नहीं छूने दिया, किसी तालाब को पानी पीने से वंचित रख दिया, कोई स्कूल में जाने से वंचित रख दिया, भी तो किसी जाति का है, या लिंग भेद जाति के आधार पे, या किसी के मतलब छोटा मोटा कह के उसने कर दिया, तो सज़ा हो सकती है। कानून अंधा है, सबूत मांगता है। कानून अंधा क्यों? वो कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, सही हो गलत हो, ठीक है, आप सबूत लाओ, उसको मैं देख लूँगा, ठीक है ना। अगर वो सही है तो सज़ा हो जाएगी, अगर गलत है सबूत तो आपके
सज़ा आपको भी हो सकती है, आप गलत तरीके से पेश आए होगा ना। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत हो गया भैया, उपाधियों का अंत हो गया। तो उपाधियों का अंत कैसे हो गया जी? उपाधियां तो अभी तक है नहीं है भैया। उपाधियां होती थी सरदार, सर, राय बहादुर, ठीक है, नाइटहुड, इस प्रकार की उपाधियां आपको देखने को मिलती थी पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में। अब अंग्रेज़ों का ज़माना चला गया, अंग्रेज़ों का सिस्टम चला गया, देश आज़ाद हो गया, हमारा संविधान बन गया। तो इस संविधान के अंदर क्या कर दिया, इनको रद्द कर दिया गया। भाई समानता का अधिकार के हिसाब से आप सरदार लगा के घूम रहे हो, आप सर लगा के घूम रहे हो, आप राय बहादुर लगा के घूम रहे हो और नाइटहुड लगा के घूम रहे हो मान लो, ठीक है, तो आप क्या हो गए, समान तो नहीं रहे ना जनता के। आपको तो एक ऊंचा दर्जा मिल गया, ठीक है ना, ऊंचा दर्जा मिल गया। अब आप तो अलग निखर के आओगे इनसे भी, हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं सरदार हूँ, मेरे को अलग इज्जत दी जाए, मेरे लिए अलग कानून बने। तो ऐसा करने से मना कर दिया भी है, कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है। उपाधि उपाधि आपकी कुछ भी नहीं रहेगी, आप अपने नाम के साथ कोई भी उपाधि नहीं जोड़ सकते, और जोड़ते हो तो आपको सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो उपाधियों का अंत कर दिया। लेकिन उपाधियों का अंत कर दिया, अब लोग अच्छे काम कैसे करेंगे? क्योंकि अच्छे काम या तो पैसे के लिए या पुरस्कार के लिए करते हैं, सम्मान पाने के लिए करते हैं। गाँव में कोई समाज सेवा करता है तो वो क्या किस लिए करता है? वो सोचता है भी हाँ मेरा सम्मान, मेरा नाम हो गांव के अंदर, समाज सेवी बना दिया जाता है उसे, है ना, समाज सेवी बना दिया जाता है। तो नाम के लिए या पैसे के लिए, दो चीज़ के लिए किया जाता है। तो नाम के लिए, अब नाम तो रहा नहीं तो कैसे करेंगे? तो उनकी जगह क्या पुरस्कार दिए जाने लगे। क्या दिएंगे? पुरस्कार, ठीक है ना, पुरस्कार, ठीक है। भारत का सर्वोच्च, भारत रत्न दे दिया, जैसे पद्म भूषण दे दिया, पद्म विभूषण दे दिया, पद्मश्री दे दिया, ठीक है ना। इस प्रकार की पुरस्कार दिए जाने लगे, और पुरस्कार दिए जाने लगे भी, सम्मान के लिए पुरस्कार दिया, अच्छा काम किया अच्छा पुरस्कार दिया जाए, ताकि वो लोग ज़्यादा उत्साहित होकर अच्छे अच्छे काम करें, तो पुरस्कार दिए जाने लगे, ठीक है ना। लेकिन पुरस्कार ये तो नाम के साथ लगते थे, ये नाम के साथ नहीं लगते, आप उनको नाम के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये बात भी है, कोई भी पुरस्कार का, किसी को पुरस्कार को नाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, नाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ये भी कहा गया इसके अंदर भी। आप ऐसे नहीं लिख सकते भारत रत्न बलवंत सिंह या बलवंत सारण, ऐसा नहीं लिख सकते। मैं लिख सकता हूँ भारत रत्न प्राप्त बलवंत सारण, भारत रत्न प्राप्त तो लिख सकता हूँ, भारत रत्न यानी सर नेम जो होता है ना हमारा, उसकी जगह हम नहीं रख सकते इसको, सर नेम की जगह। सर नेम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आपका कोई सर नेम होगा तो उसी जगह आप भारत रत्न नहीं लगा सकते, या पद्म विभूषण या पद्मश्री नहीं लगा, पद्मश्री प्राप्त लगा सकते हो आप ना पुरस्कार, तो ये नहीं लगा सकते। आप कोई भी विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, विदेश से आप उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, यानी उपाधियों का तो अंत हो गया, तो विदेश से उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप करना भी चाहते हैं, मान लो विदेश कोई उपाधि देना चाह रहा है आपको, तो आप राष्ट्रपति की सलाह लेनी ज़रूरी है, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी ज़रूरी है, स्वीकृति लेनी ज़रूरी है, सलाह से नहीं स्वीकृति लेनी ज़रूरी है, ठीक है। बिना राष्ट्रपति कोई देश आपको, ऑस्ट्रेलिया कनाडा कोई आपको उपाधि देना चाहता है, जहाँ पे उपाधियाँ हो, ठीक है, वो उपाधि देना चाहता है, तो आप सीधा जाके कह दो मैंने उपाधि ले लिया, आप उपाधि ले भी नहीं सकते, आप कानूनी जुर्म माना जाता है उसको, अगर आपने राष्ट्रपति की परमिशन नहीं ली है, राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली है तो, ठीक है। तो उपाधियों का अंत का मतलब ये, उपाधियों को अंत कर दिया गया, उसकी जगह सम्मान के रूप में दिया जाने लगा। सम्मान को आप सर नेम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, सर नेम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, और विदेश से भी आप उपाधियाँ ग्रहण नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति आपको स्वीकृत नहीं कर दे, राष्ट्रपति आपको परमिशन नहीं दे देता है, तो आप उपाधियाँ ग्रहण भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात थी समानता के अधिकार की, तो इसमें समानता, समान बनाने के लिए बहुत कुछ किया गया, ठीक है, बात थी समानता के अधिकार की। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? 14 से 18 कहते हैं भी जो देश के अंदर मूल नागरिक है उनको एक अधिकार देना है, समानता का अधिकार, यानी समान बनाने रखने के लिए काम करने हमें, तो समान बनाए रखने के लिए उनको एक अधिकार देना चाहिए, मौलिक अधिकार। वो 14 से 18 के अंदर आपका वर्णन किया गया है। 14 के अंदर आपको कानून के हिसाब से समान समझा जाएगा,
उसमें कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ विशेष प्रावधान राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है ना, उनको एमएलए, एमपी या प्रकृति के आधार पे, स्थान के आधार पे आपको दिया भी जा सकता है, कुछ छूट दी जा सकती है, ठीक है, कुछ अलग कानून भी बनाए जा सकते हैं। ये लिखा गया 14 के अनुच्छेद 15 की जब हम बात करते हैं तो 15 के अंदर हम धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पे आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई भेदभाव करता हुआ पकड़ा जाता है तो आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन कुछ जगह स्पेशल छूट दी गई है, SC ST को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं और बच्चों को छूट भी दी गई है, ठीक है ना, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान बनाया गया है, वो उस दायरे में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो लिंग के आधार पे जैसे बच्चे हो गए, ठीक है ना, महिला होगी तो उनको अलग से प्रावधान है। SC ST जाति के आधार पे भी आरक्षण दिया गया है। शिक्षण संस्थानों के अंदर अनुच्छेद 15 के अनुसार प्रवेश लेने के चक्कर में या पद ग्रहण करने में क्या किया गया है, उनको एक अलग से आरक्षण दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको बाकी सभी को क्या जाति, लिंग, धर्म और वंश या जन्म स्थान के आधार पर समान समझा जाए। अनुच्छेद 16 की जब हम बात करते हैं तो वो आता है नौकरी यानी लोक नियोजन के समक्ष आपको समान अवसर प्राप्त होंगे, सभी को समान नौकरी देने के अवसर प्राप्त होंगे आरक्षण को छोड़ के, ठीक है ना, आरक्षण को छोड़ के। आरक्षण कुछ यहाँ पे भी आरक्षण दिए गए हैं, SC और ST को स्पेशल आरक्षण दिए गए। उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 82 में संविधान संशोधन 2000 के अंदर ये किया गया भी, राज्य को ये प्रावधान है भी, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी क्या है, क्वालिफिकेशन कह रहा हूँ, मिनिमम क्वालिफाई मार्क भी वो घटा सकता है। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है सबकी, किसी नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो सभी के पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, किसी लिंग का, किसी भी आधार का बंदा हो, ठीक है ना, उसमें अलग है। नौकरियों में छूट दी गई है, जैसे किसी स्थान को, जैसे गोरखा बटालियन, उसके अंदर हाइट के अंदर आपको छूट है, स्थान के आधार पे भी छूट दी जाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या है, हाइट कम रहती है, तो हाइट कम रहती है तो हाइट के हिसाब से यानी उसकी जो आपके शरीर की संरचना के आधार पे भी छूट मिल सकती है, ठीक है, अलग अलग स्थान के हिसाब से छूट मिलती है, वहाँ पे स्थान के लोगों को क्या है, छूट दी जाती है। कुछ लोगों को मतलब जैसे अलग अलग जगह है, उनको अलग से, आपने देखा होगा, अलग से लिखा जाता है, उनके लिए एक विशेष छूट है, तो उसके आधार पे भी छूट दी जा सकती है। लेकिन आपको याद करना है अनुच्छेद 16 नौकरियों में समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, किसी के साथ आप छुआछूत, असृष्टता का अंत कर दिया गया, आप छुआछूत नहीं कर सकते, किसी को अछूत नहीं कह सकते आप, किसी को मतलब इस तरीके से वंचित नहीं रख सकते भी, वो किसी भी अन्य जाति या अन्य धर्म का होगा, ठीक है। 18 के अंदर उपाधियों का अंत कर दिया, अभी कोई उपाधि आप सर्क नेम अपने की जगह नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे एजुकेशन हो गया, रैंक हो गया, पोजीशन आप लगा भी सकते हैं, जैसे रैंक हो गया, अलग अलग रैंक है, जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, सेना के अंदर लोग हैं वो अपने पोजीशन है, उनकी रैंक है, वो रैंक के हिसाब से आगे नाम लिख सकते हैं, सरनेम भी लगा सकते हैं। एजुकेशन के मामले में, शिक्षण के मामलों में या पढ़ाई के मामले में भी आप डिग्री कोई लेते हैं तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं, जैसे PhD करने के बाद आप डॉक्टर लगा सकते हैं, MBBS करने के बाद आप डॉक्टर लगा सकते हैं, कोई प्रोफेसर है वो इसकी रैंक है तो वो अपने आगे प्रोफेसर लगा सकता है। तो कुछ चीज़ें रैंक और पोजीशन आप लगा सकते हैं, रैंक और पोजीशन आप क्या है लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी पुरस्कारों का अंत कर दिया गया, पुरस्कार दिए जाते हैं, उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो आज इतना ही, ठीक है, कल स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझ के पढ़ेंगे, समझ लोगे तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, विद्यार्थियों, मिलते हैं कल। तो जय हिंद, जय भारत। ना 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 ना।